माँ का बहुत संघर्ष रहा, क्योंकि वो खाना बनाने का काम करती थी किसी के यहाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग देखी तो मेरे मन में ये इच्छा तब जागी थी कि कभी यहाँ काम करना है। ज्योतिष के बारे में इससे ज़्यादा आलोचनात्मक अंक आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और मुझे इसलिए गाली भी पड़ी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं रघुवीर साहब में जो दूसरे कवियों में, दूसरे लेखकों में नहीं मिलती। स्थायी नौकरी मैंने कभी 3 महीने की लगी, कभी 4 महीने, कभी मैंने छोड़ दी, कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि छूट भी गई। तो उन्होंने कहा विष्णु तुम यार व्यंग्य लिखो। मैंने कहा यार व्यंग्य तो मेरे बस में है नहीं, मैंने तो कभी व्यंग्य लिखा नहीं, मैं जानता भी नहीं व्यंग्य क्या होता है। क्योंकि नहीं, तुम्हारी कविता में जो बहुत व्यंग्य है। आज जो भी नीतियाँ बन रही हैं वो क्या नीतियाँ हैं, उसमें जो है वो उनके गरीब आदमी के लिए 5 किलो अनाज के अलावा कुछ नहीं है। तमाम तरह के दबावों के बावजूद, राजनीतिक दबाव के बावजूद, तमाम तरह के सेंसरशिप के बावजूद कई अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं अंग्रेज़ी में जो एक महत्वपूर्ण काम जो इस स्थिति में हो सकता है कर रही हैं। दूसरे मेरा क्या मूल्यांकन करते हैं या नहीं करते हैं, मैं ये तय करने वाला कौन हूँ? ये उनकी स्वतंत्रता है कि वो मुझे किस तरह देखते हैं। कादम्बनी में जो मुझे बनाया गया उसके लिए मैंने बिल्कुल प्रयास नहीं किया था, मुझे मालूम भी नहीं था। वो तो खुद जो है मृणाल पांडे की चॉइस थी कि उन्होंने मुझे उस पद पर बैठाया। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसे कवि हैं जो कहते हैं कि भटक जाने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे पत्थर देखे हैं जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। पेशे से पत्रकार रहे हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, निबंध लिखते हैं, बहुत सारी विधाओं में सक्रिय हैं, व्यंग्य जिसमें सबसे ज़्यादा सशक्त है। आज हमारे बीच हैं विष्णु नागर। सर बहुत स्वागत है आपका संगत में। धन्यवाद बहुत। विष्णु जी, किसी भी लेखक को उसका बचपन जो है वो बार बार हाथ पकड़कर ले जाता है कि मेरी तरफ एक बार पलट के देखिए, और वो उससे बाहर नहीं आ पाता। कभी क्या संभवतः कोई भी नहीं आ पाता। आपके जीवन में बचपन किस तरह से कविता में आया, या फिर बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कौन से दृश्य हैं जो बार बार हाथ पकड़ के आपको बचपन में ले जाते हैं? मैं जो है 1971 में दिल्ली आया था, तो खैर उसके जो संघर्ष है वो तो अलग चीज़ है, उसका कोई इससे लेना देना नहीं। लेकिन जब मैं रात को सोता था तो मुझे जो है अपने जिस कस्बे का मैं रहने वाला हूँ शाहजहाँपुर, उसके सपने आते थे, और वो मेरे लिए इतनी बड़ी राहत थे कि मैं दिल्ली में रह सका, क्योंकि उस समय संघर्ष बहुत थे। फिर ये पूरा सांस्कृतिक वातावरण यहाँ का अलग था, यहाँ का खान पान अलग था, यहाँ का पूरा माहौल। मतलब एक छोटा सा कस्बा जो 10,000 का था, उस समय भी दिल्ली की आबादी मेरे ख्याल से 40 लाख के आसपास रही होगी। तो 10,000 के कस्बे से आप 40 लाख की आबादी के बीच में आ गए हैं। जिस पंजाबी संस्कृति को आप जानते नहीं, उस समय वो डोमिनेंट संस्कृति थी। ये तो बात है 1971 की। तो उस संस्कृति से आपका सामना हुआ, उनके खान पान से आपका सामना हुआ, तो ये सब बहुत मेरे लिए नया था। बसों में जाना मेरे लिए, बसों का जो है शहर के अंदर सफ़र करना बहुत नई बात थी। एक बार मुझे याद है कि शायद 9 नंबर की बस या कोई बस जो है वो लाल किले से आके कहीं साउथ दिल्ली में जाती, शायद 9 थी नंबर। तो मैंने कहा अब ये बस गई है तो पता नहीं अब कितनी वहाँ जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर जो है आएगी, तो मतलब मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मुझे ये नहीं मालूम था कि 9 नंबर की कई बसें हैं। अच्छा। तो खैर, तो ये जो पूरा एक बदलाव आया, तो उस बदलाव को सहन करने की ताकत जो है मुझे अपने शहर की स्मृतियों ने दी। तो कौन सी स्मृतियाँ थी? बचपन की स्मृतियाँ, वहाँ के मित्रों की स्मृतियाँ, वहाँ के लोगों की स्मृतियाँ, वहाँ के बुजुर्गों की, और सबसे ज़्यादा मेरी माँ की स्मृति। क्योंकि मेरे पिता तो बहुत बचपन में उनको कभी देखा नहीं है, कभी उनका फ़ोटो भी नहीं देखा है भी नहीं। तो जो भी थी मेरे लिए माँ थी।
तो माँ की स्मृति जो है मेरे लिए एक बहुत अमूल्य धरोहर जो है मेरी कविता के लिए रही है। तो वो स्मृति, अपने घर की स्मृति आज भी जो है अधिकांश ये होता है कि रात में जब मैं सपने देखता हूँ तो जिस घर में मैं कुल मिला के छोटे से बड़े होने तक 21 साल रहा, वो मेरे सपने में आता है। ये घर जिसमें कि मैं करीब 30-35 साल से हूँ, ये सपने में नहीं आता। तो ये बड़ी विचित्र बात है। और मेरी अभी एक किताब आई है राजकमल से, उसका नाम है डालडा की औलाद। वो मेरी संस्मरणों की किताब है। तो उसमें मेरे बचपन, मेरे 21 साल की उम्र तक होने का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें है। और मेरी कविताओं में भी लगातार वो आता है। शायद मेरे कहानियों या दूसरी चीज़ों में वो उतना नहीं आता, लेकिन कविता जो सबसे इंटीमेट चीज़ होती है आपकी, उसमें वो लगातार आता रहता है, अभी भी आता है। जैसे हमारी भाषा जो है, हमारी जो लोकल भाषा है मालवी है, हालांकि वो अब ख़त्म होती जा रही है। वहाँ के मध्यवर्गीय परिवारों में भी जो है लोग हिंदी ही बोलने लगे हैं, लेकिन मेरी माँ मालवी बोलती थी, मेरे आसपास के लोग मालवी बोलते थे, और हम एक ख़ास तरह से हिंदी बोलते हैं। जैसे हम लोगों के लिए मैं बोलना थोड़ा कठिन है, मैं बोलना बहुत आसान है। ना मैं को भी मैं हम लोग कहते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको वहाँ की, जैसे मुझे याद आता है कि वहाँ की मिट्टी काली है, मालवा की। तो मिट्टी जो काली है, तो उससे मैं बचपन में बाल धोते थे, इतने नरम हो जाते थे बाल कि आज के किसी साबुन से नहीं होते, उसी से नहा भी सकते थे। तो ऐसे कई चीज़ें जो है वहाँ जो एक छोटा मोटा हाट लगता था, वो मेरी स्मृतियों का हिस्सा है। अब तो हाट शब्द ही गायब हो गया है। नहीं, दिल्ली में तो लगता है हाट, दिल्ली में शब्द मतलब हाट अब लोग बोलते नहीं हैं। हाँ, बोलने में वो ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो मुझे याद है कि हमारे जो सड़क है, छोटी सड़क, हाँ मुझे जो है हमारे यहाँ एक सोमवारिया बाज़ार है। मुझे लगता था कि ये काफ़ी चौड़ी सड़क है। आज मैं जाता हूँ तो दिल्ली की चौड़ी सड़कों को देखकर लगता है वो गली है। तो कई चीज़ें ऐसी। संघर्ष बहुत रहा दिल्ली में, नहीं, बचपन का संघर्ष तो रहा, खासकर माँ का संघर्ष। हाँ, माँ का बहुत संघर्ष रहा, क्योंकि वो खाना बनाने का काम करती थी किसी के यहाँ। और आपको सुनकर जो है इस ज़माने में आश्चर्य होगा कि वो जिनके घर दोनों टाइम खाना बनाती थी, वहाँ से उनको 18 रुपये जो है खाना बनाने के मिलते थे। शायद उस ज़माने के हिसाब से वो ठीक ही रहा होगा, क्योंकि जिनके यहाँ काम करती थी वो भले लोग थे, अच्छे लोग थे, और बड़े आदर से प्रेम से रखते थे। और मुझे भी जो है, उनका जो बेटा था, वकील साहब थे, उनका बेटा, मुझे, हम लोग दोनों जो साथ पढ़े थे तो दोस्त की तरह ही रहते थे। ऐसा नहीं था कि एक हमारे घर काम करने वाले नौकर का बेटा काम कर रहा है। तो 18 रुपये उस ज़माने में, और अगर 50 रुपये कुल मिला के आमदनी आपकी हो जाए तो आप जो है दोनों टाइम सूखी रोटी दाल खा सकते थे। ये उस समय की स्थिति थी। दूध जो है मेरे ख्याल से 1 रुपये सेर मिल जाता था, और घी 6 रुपये सेर। तो वो ज़माना, उस चीज़ें बहुत अलग थी। और लेकिन मेरी इच्छा बराबर ये होती थी कि मेरे लिए जो ये जगह है शाहजहाँपुर, ये छोटी है, मुझे कुछ बड़ी जगह जाके शायद मैं कुछ और कर पाऊँ, यहाँ वो नहीं कर पाऊँगा। ये एहसास भी मुझे बराबर होता रहता था। पढ़ाई में कैसे थे विष्णु जी आप? पढ़ाई में बहुत बुरा भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था। मैंने हायर सेकेंडरी तक साइंस लिया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और उसका कारण ये था कि मेरे साथ जो लड़के थे वो पढ़ाई में अच्छे थे, और उनका सपना था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं।
मेरे लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में हालांकि सरकारी होते थे वो, और वहाँ पढ़ाई जो है आज के मुकाबले तो बहुत ही सस्ती होती, आज के मूल्य पर देखें तो भी बहुत सस्ती होती थी। लेकिन मेरे लिए वो जाना समझ, लेकिन एक सपना मेरे अंदर था कि काश हो सकता है मैं भी इंजीनियरिंग पढ़ सकूं। लेकिन 8वीं में तो मैं जो है अपने मैं ज़िले का तो नहीं मालूम, लेकिन शायद ज़िले की मेरिट लिस्ट में किसी जगह में आया था। तो मुझे लोग दूसरे छात्र समझते थे कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। लेकिन जब मैं इसमें 9वीं 10वीं 11वीं में मैंने किया तो मुझे लगा कि मुझे साइंस मुझसे चल नहीं पाएगा। अच्छा। क्योंकि तभी से साहित्य में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मैं अखबार जो है वो एक लाइब्रेरी, माधव लाइब्रेरी होती थी, वहाँ जाके पढ़ता था, मैगजीन्स देखता था। तो साहित्य में और अखबारों में मेरी दिलचस्पी थी, और साइंस मेरे दिमाग मुझे अपील नहीं करती थी। मुझे बहुत रटना वटना पड़ता था तब जाके, और रटना मेरे लिए आज भी बहुत मुश्किल, पहले बहुत मुश्किल था, मैं कभी रट नहीं पाया। इवन अंग्रेज़ी जनरल इंग्लिश का मेरा पेपर होता था तो उसमें भी मैं अपने ढंग से अंग्रेज़ी लिखता था। तो लेकिन पास हमेशा हो गया। तो मैं 2nd क्लास डिवीज़न से जो है वो पास हुआ। हाँ। और आगे कॉलेज में भी 2nd डिवीज़न ही मेरा आया। फिर मैंने आर्ट्स ले लिया और 2nd डिवीज़न आसानी से आ गया मेरा। फिर ये जो साहित्य की तरफ आना था, क्या ये माधव लाइब्रेरी की देन था, या शाहजहाँपुर जो ज़मीन थी वहाँ के जो कस्बाई जो साहित्यकार थे उनकी वजह से आपकी दिलचस्पी जागी? उसमें कई चीज़ें थी। एक तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जो छायावाद के काल के बाद के एक प्रमुख कवि थे और सांसद भी थे और नेहरू जी के करीब भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो 1960 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी स्मृति में एक कवि सम्मेलन होता था, और वो भी लगभग मेरी ही परिस्थितियों से निकले थे। और उनकी फिर एक मूर्ति वहाँ एक पार्क में लगाई गई थी उनकी स्मृति में। जैसे मैंने बताया कि एक कवि सम्मेलन होता था, तो हर तरह से याद किए जाते थे। तो कहीं लगता था कि अगर नवीन जी इन हालात में ऐसे कवि बन सकते हैं तो शायद मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ, मन में एक बहुत। फिर नरेश मेहता, वो भी हमारे शाहजहाँपुर के थे। हालांकि वो पढ़ाई लिखाई और दूसरी चीज़ें बाहर हुई, लेकिन वो बुनियादी रूप से वहाँ के थे। और उनके लोग जो उपन्यास है उसमें लोकल भी वहाँ का आता है। तो एक वो भी एक थे कि वे नरेश मेहता भी हमारे यहाँ के हैं। तो ऐसे एक हरिनारायण व्यास जो 3रा सप्तक के कवि हैं, वो भी यहीं आसपास के ही थे। तो एक तो ये लोग थे ना। दूसरा ये कि मेरे जो एकदम पड़ोसी थे और जो जिनसे मेरे घरेलू रिश्ते बन गए थे, वो प्रेम नारायण सोनी खुद एक कवि थे वो कवि सम्मेलनी कवि ही, लेकिन थे वो। तो एक वो भी कारण बन गया। फिर मेरे बचपन के जो दोस्त थे, जिसमें एक जयप्रकाश नारायण तो अब नहीं रहा, और ब्रजकिशोर शर्मा, नरेंद्र गौड़, ये सब भी जो है साहित्य में रुचि रखते थे। इनके कारण भी इसमें रुचि है। फिर मेरा छंद पर बहुत अच्छा अधिकार नहीं था। तो जयप्रकाश आर्य ने जो है एक दिन आके मुझसे कहा, उसको भी छंद पे उतना, उसके पिता बहुत छंदवंत के जानकार थे, लेकिन वो उसको उतनी अच्छी जानकारी नहीं थी। तो वो उसमें भी ये कमी थी। तो उसने एक दिन मुझसे आके कहा कि यार विष्णु, जो है आजकल तो धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान में जो कविताएं छपती है उनमें तो कोई छंद होता नहीं है। कोई लाइन छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। तो कोई छंदबंद की तो कोई इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं। तो हम भी बन सकते हैं कवि। तो एक ये स्वतंत्रता जो थी, इसने भी मुझे जो है कविता की ओर मोड़ा। तो ये सब पूरा एक माहौल वहाँ हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने एक बाल उद्गार मंडल भी, इसको फिर हम लोग किशोर हो गए थे, किशोर उद्गार मंडल नाम रख दिया। फिर हम उसकी गोष्ठियाँ करते थे, उसमें लोगों को बुलाते थे, मतलब एक एक घर जा के लोगों को बुलाते थे कि आज जो है शाम को गोष्ठी होगी तो आप ज़रूर आइए। उसमें लोग आते भी थे क्योंकि सब लोग सुनाने के उत्सुक होते थे।
तो ये सब जो है, ये जो एक साहित्यिक कार्यकलाप होता था। फिर जैसे मैंने कहा कि माधव लाइब्रेरी में जाके मैं सारिका पढ़ता था, धर्मयुग पढ़ता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ता था, कादम्बरी पढ़ता था, नवनीत पढ़ता था। और उस ज़माने में जो नई दुनिया अखबार है वो बहुत बेहतरीन चलता था। ये नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान, उसके आगे कुछ भी नहीं थे। अच्छा विष्णु जी, कभी लगा कि जिन साप्ताहिक पत्रिकाओं को, जिन पत्र पत्रिकाओं को आप माधव लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, एक दिन उनके साथ काम करेंगे और एक पद पर पहुंच के काम करेंगे, ये था मन में? मन में ऐसा तो उस समय तो कुछ नहीं था, पर ये बात शायद 8वीं की है, 7वीं या 8वीं में पढ़ता था तब की है। और ये 65 वगैरह की बात होगी, 65 की शायद थी। तो लाल बहादुर शास्त्री तो प्रधानमंत्री बन चुके थे, इसलिए मुझे अंदाज़ है कि 64 में नेहरू जी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद की बात है। तो मैं उस समय एक ट्रिप जो है दिल्ली आया, और मेरी माँ को हमारे एक जो जिनके यहाँ मेरी माँ काम करती थी, उनका बेटा भी जा रहा था। तो उन्होंने किसी तरह मनाया, माँ की हैसियत नहीं थी, लेकिन किसी तरह मनाया कि आपके बेटे को जाने दीजिए तो कुछ सीखेगा वहाँ पर। तो मैंने फिर मुझे भेजा गया। फिर हम लोग जयपुर गए, ग्वालियर गए और दिल्ली भी आए। तो हमारी बस जो है जब लाल किला से होकर वापस आ रही थी, तो जब ITO पुल से गुजरी, ITO से गुजरी, तो वहाँ मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग देखी। हुआ करती थी एक्सप्रेस बिल्डिंग के। हाँ, हुआ करती थी, अभी भी है, मतलब अभी तोड़ फोड़ चल रही, वो अलग बात है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग देखी तो मेरे मन में ये इच्छा तब जागी थी कि कभी यहाँ काम करना है। अच्छा, ऐसे बहुत से सपने आप देखते हैं। हाँ। तो लेकिन ये वो सपना जो है वो किसी तरह सार्थक हो गया। लेकिन पहले आप गए मुंबई? नहीं, पहले मैं दिल्ली आया, और जब मेरा सिलेक्शन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में हो गया तो उसकी ट्रेनिंग जो है बम्बई में होती थी। हाँ। तो इस कारण मैं मुंबई में करीब 4.25 साल रहा, मतलब। और उसके बाद वहीं नौकरी करने लगा। फिर बड़ी मुश्किल से अज्ञे जी तब संपादक हो चुके थे, उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए अब यहाँ रहना फिज़िकली बहुत मुश्किल हो गया है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं यहाँ जो उनको एडवांस देना पड़ता वो दे सकूं, तो कृपया मुझे किसी तरह आप दिल्ली बुला लीजिए। तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी, उनकी शर्तें भी थी, उस शर्तों के साथ मैं दिल्ली आ गया, क्योंकि दिल्ली मुझे रह चुका था, मुझे बहुत प्रिय भी थी। और जब मैं आता था तो मुझे लगता था कि कितना अच्छा शहर मैंने क्यों खो दिया, क्यों छोड़ दिया। जबकि पहले शुरू में गया था दिल्ली, बम्बई ने इतना आकर्षित किया था मुझे, क्योंकि दिल्ली तब जो है छोटे छोटे कस्बे, गाँव का एक शहर थी, वो एक सचमुच का महानगर नहीं बन पाई थी। कनॉट प्लेस को छोड़ दीजिए, बाकी लगता था कि ये छोटे छोटे कस्बों के द्वीप का जो शहर है ये। और बम्बई जो है इसके मुकाबले बहुत खुली थी, सचमुच लगता था कि महानगर है। तो मुझे, और फिर वहाँ समुद्र था, जो समुद्र मेरे लिए बहुत बड़ा आकर्षण का विषय था। तो शुरू में मुझे बम्बई में बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे फिर ऊब होने लगी। फिर ये भी लगा कि अगर हिंदी पत्रकारिता करनी है तो बम्बई में कुछ करने के लिए ज़्यादा है नहीं। तो ये सब सोचकर, और यहाँ जो कि मुझे अब अच्छा लगने लगा था दिल्ली, तो मैंने अपना यहाँ स्थानांतरण करवाया, और उसके बाद की कहानी दूसरी है। उसके बाद ही कहानी पे आऊँगा, लेकिन पत्रकारिता के अपने खास से दबाव होते हैं विष्णु जी। जब आप शुरुआत में एक ट्रेनी रहे होंगे, उस समय के जो दबाव रहे होंगे आज के समय से तो काफ़ी अलग रहे होंगे, लेकिन क्या कभी मन में ऐसा नहीं आया कि गलत पेशे में तो नहीं आ गए? नहीं, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया। बल्कि कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आप पत्रकारिता में, और मैं तो फील्ड में भी बहुत अरसे तक रहा, और मैं बहुत, ये अपने जीवन का एक बहुत अमूल्य इन वर्षों को मानता हूँ। तो लोग कहते हैं कि भाई इतने सारे काम के बीच में आपके लिए लिखना कैसे संभव हुआ? और पढ़ना, मतलब जाहिर है कि सिर्फ लिख ही नहीं सकते, आप पढ़ते भी हैं, पढ़ना भी है, निरंतर आपको जारी रहता है। तो मेरा ये कहना था कि मैं अगर पत्रकारिता में नहीं होता तो बहुत से अनुभवों से मैं वंचित होता,
और उन अनुभवों से वंचित होने का असर मेरे लेखन पर पड़ता है। मैं अगर जितना भी ठीक हूँ, बहुत ठीक नहीं हूँ, जितना भी ठीक हूँ उतना ठीक मैं हो नहीं पाता अगर मुझे ये अनुभव हासिल नहीं होते। तो इन अनुभवों का हासिल होना जो पत्रकारिता के ज़रिए मुझे हुए, आप इसमें जो है एक साधारण से गांव में जैसे साक्षरता मिशन चला था, तो मैं जो कि शिक्षा कवर करता था, तो मुझे साक्षरता के लिए गांव-गांव जाने का मौका मिला। चुनाव कवरेज के लिए मुझे छोटी छोटी जगहों में जाने का, साधारण से साधारण लोगों से मिलने का मौका मिला। कारखाने जो दूसरे लोग देख नहीं सकते, वहाँ जाने का मौका मिला। नेवी और सेना जो है के अंदरूनी चीज़ों को देखने का मौका मिला। तो ऐसे बहुत से अवसर जो है पत्रकारिता ने मुझे अनुभव दिलाए, और उसका असर ये हुआ कि मेरे अनुभव की दुनिया बढ़ती गई। और अनुभव की दुनिया जो है हर लेखक के लिए, हर पत्रकार के लिए, बल्कि एक साधारण आदमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितना उसका अनुभव होता है उतना ही शायद वो। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने कहा आपको नेवी की दुनिया देखने को मिली, अलग अलग क्षेत्र देखने को मिले, नए दरवाजे खुले, कहीं समझौता तो होता ही होगा ना लेखन के साथ में, क्योंकि एक दैनिक पत्रकारिता दबाव में और भागम भाग भरी होती है। साहित्य उतना भागा हुआ नहीं होता है, वो समय मांगता है, ठहराव मांगता है। ठहराव और भागम भाग, संतुलन कहाँ? देखिए, सौभाग्य से मैं जब यहाँ दिल्ली आया तो मैं दिनमान पढ़ा करता था। मैंने दिनमान का उल्लेख उस समय आपसे करना भूल गया। मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो मैं रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग शुक्ल, श्रीकांत वर्मा, इनके नामों से परिचित था। और लगातार पढ़ने से मेरे कुछ शायद थोड़ी बुद्धि का विकास भी हुआ था। तो जब मैं आया दिल्ली, तो दिल्ली में मेरा एक ही सहारा था कि भाई मैं दिनमान जाऊं, क्योंकि मैं बाकी तो किसी को जानता नहीं था। तो मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा, और दिनमान के लिए मैंने कई चीज़ें बिना नाम के की, क्योंकि दिनमान में तब नाम बहुत कम छपा करते थे। तो मुझे रघुवीर सहाय जैसे कवि से, जो कि सचमुच हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, तो उनसे जो है बहुत प्रोत्साहन मिला, पत्रकारिता में भी और अन्यथा भी। और उनका जीवन भी देखा कि एक संपादक के रूप में, जो कि पूरी तरह अपनी मैगज़ीन के प्रति समर्पित है, वो अगर काम कर सकता है और वो उन्हीं के बीच काम कर सकता है, तो मुझे भी कहीं न कहीं उससे इनडायरेक्टली जो है प्रेरणा मिली कि हाँ, ये काम किया जा सकता है। और ये जितना अनुभव आपका समृद्ध होता जाता है, उतना ही लेखन जो है आपका, उतना ही लेखन में आपकी जान आती है। भागम भाग का अपना एक अनुभव है। मैंने पार्लियामेंट कवर की, पार्लियामेंट में जो बहुत सी बहसें देखी, लोग नेताओं से मिला। नेताओं से मेरा कोई भी बहुत कभी नज़दीक नहीं रहा, लेकिन मिला, उनकी बातें सुनी, उनके अंदरूनी जो है जो कला है वो सब जाने। तो इन सब चीज़ों ने जो है मुझे ऊर्जा दी, और मैं तो बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे पत्रकारिता का पेशा करने को मिला। कभी समझौता किया क्या पत्रकारिता में दबाव के चलते? समझौता इतना ही किया कि मैं वामपंथी विचारों का हूँ, तो वामपंथी जो शब्दावली है उसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और अपने ढंग से एक भाषा जो है बनाई। करना चाहते थे? नहीं, करने की इच्छा भी नहीं थी मेरी। तो अपने ढंग से एक ऐसी भाषा बनाई जिसमें वो बात कह सकूं जो मैं कहना चाहता हूं। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कम से कम जो मैंने लिखा, दिनमान में लिखा, नवभारत टाइम्स में लिखा, और भी जगह जो लिखा, मुझे उसमें जो है सिर्फ कोई ऐसा ख़ास समझौता नहीं करना पड़ा। इसलिए मैं उस समय लिखी बहुत सी चीज़ों को ऑन कर सकता हूँ, आज भी करता हूँ। और मेरी कई किताबें जो है उस समय जो मैंने ऐसे लेख लिखे थे, ऐसी टिप्पणियाँ लिखी थी जो मुझे लगता है कि बात के लिए भी सार्थक थी, उनकी मैंने कई किताबें तैयार की। आप वामपंथी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं और खुलकर इस बात को कहते भी हैं। समझौते की बात मैंने इसलिए भी कही क्योंकि जब आप कादम्बिनी संभाल रहे थे
मृणाल पांडे के साथ, तो आपने एक ज्योतिष अंक निकाला था। हाँ। क्या वहाँ पर समझौता नहीं किया था? नहीं किया। आपको यही, अगर आप उस अंक को देखें तो मैंने कोई समझौता नहीं किया। और हालांकि आपने आलोचना में बहुत सारे उस लेख हैं ज्योतिष की आलोचना में। ज़्यादातर क्या 100% जो है ज्योतिष की आलोचना में लेख हैं। एक भी लेख जो है ज्योतिष के पक्ष में नहीं है। लेकिन राशिफल वाला कॉलम तो है। हाँ, राशिफल वाला कॉलम जो है वो से भी मैं हटाना चाहता था, लेकिन दो चीज़ें हुई कि जब शुरू में तो मैं एकदम बहुत परिवर्तन के पक्ष में नहीं था, तो लेकिन हालांकि मैंने इसका कलेवर पूरा पहले ही अंक से बदल दिया था। एक राशिफल वाला कॉलम ऐसा था, तो एक बार क्या हुआ कि हमारी जो सहयोगी थी वो थोड़ी ढीली ढाली थी महिला, और थोड़ी उम्रदार भी थी, और उनका मन लगता नहीं था, नौकरी उनके लग गई थी किसी। खैर जो भी हो, तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए संपादक की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो मेरी सहयोगी थी, वो उप संपादक थी। अच्छा। तो उन्होंने जो है वो क्या किया कि उनका पेज जो है, ज़्यादा हम काम नहीं करवाते थे उनसे, तो उनसे मैंने कहा, वो जो है हमारा ज्योतिष का पेज देखती थी। एक बार उन्होंने क्या किया कि जो पिछली बार का ही जो है ज्योतिष का जो था, एक पेज जो था वही लगा दिया, और गलती ये की, मान लीजिए मई, उसमें मई था, तो जून होता है तो लोगों को पता नहीं चलता, इतना याद नहीं रहता, लेकिन उसके पेज के ऊपर मई लिखा था। तो इतनी ज़्यादा जो है चिट्ठियाँ आई हैं कि ये क्या कर रहे हैं हम। अच्छा, मैं जो है, क्योंकि ज्योतिष फोतिष में कभी मानता नहीं, और बहुत बचपन में मेरा इससे मोह भंग हो चुका था, तो मैं उस पेज को देखता भी नहीं था, इसमें क्या भाई, जैसे जाता है चला जा रहा है। तो उससे मुझे पता कि इसके पाठक बहुत हैं। उसके बावजूद मैंने इसको हटाना चाहा था। फिर मृणाल जी से बात हुई, तो मृणाल जी ने कहा कि नहीं, एक आध पेज तो ऐसा रहने दीजिए। तो वो एक बात समझौता जो है वो था। और बाकी आप अगर ज्योतिष अंक आज उठा के देख लें, तो ज्योतिष के बारे में इससे ज़्यादा आलोचनात्मक अंक आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और मुझे इसलिए गाली भी पड़ी है। कुछ पाठकों ने लिखा कि आपने हमारे 25 या 30 रुपए जो भी होते थे, आपने बिगाड़ दिए। विष्णु जी, क्या आप खुद को दिनमान स्कूल का पत्रकार मानते हैं? बिल्कुल। दिनमान न होता और दिनमान में न लिखता तो एक रचनात्मक पत्रकारिता का सुख क्या होता है ये जान न पाता। पढ़ता नहीं उसको, या मैं उस समय की नई दुनिया नहीं पढ़ता होता, तो उसके सुख को मैं जान नहीं पाता। और दिनमान में लिखना मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज था कि मैं क्या बताऊं। इतना बड़ा चैलेंज जो है कोई है ऐसा जीवन में मैंने कभी महसूस नहीं किया। हुआ ये कि जब मैं दिल्ली आया और मैंने कहा कि रघुवीर जी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो शायद उनके बच्चे 5वीं या 6वीं में कोई बच्चे, मतलब उनके बच्चा पढ़ता होगा, और उन्होंने उसकी समाज विज्ञान की किताब देखी होगी, मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि 5वीं या 6वीं, मुझे ठीक याद नहीं, कि उसमें समाज विज्ञान के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा है, विष्णु जी इस पर लिखिए। तो मैं फिर वो किताब खरीद के लाया, और चूंकि दिनमान को इतनी अपने बौद्धिक स्तर से इतना ज़्यादा ऊंचा मानता था, और था भी, कि मुझे जो है, मैंने कोई 25 बार उसको लिखा होगा, और फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं ठीक लिख पा रहा हूँ। और फिर जब अंततः मैंने सब कुछ करके भी इससे बेहतर मैं कर नहीं सकता, तो मैंने उनको दे दिया। उसके बाद ये हुआ कि 2-3 सप्ताह तक जो है कुछ खबर ही नहीं। तो एक दिन जब पहले जो है बहादुर शाह जफ़र पर ही तब ऑफिस था इसका, दिनमान में एक दिन जो है वो सर्वेश्वर जी और रावत जी, नेत्र सिंह रावत जाया करते थे प्रूफ वगैरह फाइनल देखने के लिए, और भी लोग जाते होंगे बीच में। तो जिस दिन भी जाते थे, बुधवार मंगलवार मुझे याद नहीं,
तो मैं वैसे ही नेत्र सिंह रावत तो सर्वेश्वर जी के भी नज़दीक था, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। तो उस समय उन्होंने फाइनल मेरा प्रूफ पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने बहुत अच्छा लिखा है। दोनों ने ये बात कही। और फिर नेत्र सिंह रावत ने कहा, जो मुझे ज़्यादा जानते नहीं थे, कि क्या आप अमृतलाल नागर के बेटे हैं? और शायद उनको लगा होगा कि बड़े लेखक का बेटा ही जो है ठीक लिख सकता है। मैंने कहा जी अमृतलाल नागर को तो मैंने आज तक देखा भी नहीं, लखनऊ भी मैं नहीं गया हूँ। खैर, तो वो चीज़ जो है। अच्छा, इस माफ़ी चाहूँगा बीच में टोक रहा हूँ, ये जो नाम वाला जो सिलसिला है, इसमें कई बार कन्फ्यूज़न पैदा हुई, विष्णु प्रभाकर, विष्णु नागर, विष्णु खरे, इस तरीके से। हाँ, ये हुआ है। तो एक मेरे ही हमनाम व्यक्ति थे, तो वो किसी शादी में हमारे शाहजहाँपुर आए, और पहले से कोई कवि गोष्ठी रखी होगी या रख दी गई, मुझे ठीक याद नहीं, लेकिन कवि गोष्ठी जैसी कुछ हुई। तो उसमें मैंने कहा भाई आप, वो अवंतिका एक दिल्ली से, वहाँ से उज्जैन से अखबार निकलता है, उसमें वो अक्सर छपते थे उनकी कविताएं। तो मैंने कहा भाई आप प्रसिद्ध कवि हैं, मैं तो एक स्थानीय कवि हूँ, कहीं छपा नहीं हूँ। तो अब मेरा नाम भी यही मैंने रखा हुआ है, तो मैं साहित्यिक नाम में थोड़ा कुछ प्रसाद या कुमार कुछ लगा लेता हूँ, ताकि बेरी भी कुछ अलग पहचान बने। तो उन सज्जन ने कहा है कि अरे छोड़िए, मैं कहाँ लिखने वाला, ये तो सब हो गया जो हो गया, अब आप ही बेहतर लिखते हैं। हालांकि मैं बेहतर नहीं लिखता था, तो आप ही लिखते रहिए। तो इस तरह मैं एक और विष्णु नागर से compete करने से बच गया। फिर दिल्ली आया तो ये हुआ कि एक बार और भी पहले हुआ था, विष्णु खरे के साथ हुआ कि मंच पर विष्णु खरे बैठे थे, मैं तो सबसे पीछे की सीट पर अक्सर बैठता हूँ, वहीं बैठा था। तो जिन सज्जन को वो श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला था, उन्होंने जो है विष्णु खरे को विष्णु नागर संबोधित किया और सारे हॉल में जो है मतलब फिर खैर उन्होंने उसको अपने आप को करेक्ट किया। और ऐसा फिर मेरे साथ भी। और अच्छा, एक संयोग ये था कि हम नवभारत टाइम्स में भी काम करते थे और आमने सामने रहते थे, बिल्कुल फ्लैट, मतलब मेरे फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है, उनके फ्लैट का दरवाज़ा भी आमने से, एकदम ठीक संयोग से ऐसा रहा। तो कई बार जो है लोग विष्णु खरे के लिए मेरे यहाँ घंटी बजाते थे और उनके लिए मैं बताता हूँ, मैं जब ये इंटरव्यू के लिए अपने मित्र से बात कर रहा था, तो मैंने कहा विष्णु नागर का इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने बोला आवारा मसीहा वाले। हाँ, तो ये भी हुआ है मेरे साथ। विष्णु प्रभाकर, एक बार जब विष्णु प्रभाकर जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो एक ने मुझे फ़ोन किया कि क्या आप विष्णु प्रभाकर जी बोल रहे हैं? तो मैंने कहा विष्णु प्रभाकर जी तो स्वर्ग चले गए हैं। हाँ। और मेरे पास स्वर्ग का नंबर नहीं है। तो विष्णु खरे और विष्णु प्रभाकर के साथ तो ये अक्सर जो है, मतलब विष्णु प्रभाकर के साथ तो एक बार हुआ, लेकिन विष्णु खरे के साथ कई बार हुआ। एक बार जो है विष्णु खरे जी का स्वभाव जो है वो अलग तरह का था, आप जानते हैं, और मेरा स्वभाव उस तरह का उतना नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो होगा। तो किसी ने कहा कि विष्णु नागर को बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई उसको नहीं बुलाना। तो उन्होंने कहा भाई वो विष्णु खरे और विष्णु नागर दो अलग चीज़ हैं। अच्छा, जिस तरह की बातचीत अभी हम कर रहे हैं, क्या दिनमान में जब आप लिख रहे थे ये छूट थी? हाँ, दिनमान में मैं रघुवीर साय से भी बहस कर सकता था। रघुवीर साय बहुत लोकतांत्रिक आदमी थे, बहुत लोकतांत्रिक, अपनी कविता में ही नहीं अपने जीवन में भी। और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं, मैं तो फ्रीलांसर था, गुस्सा होके वो मुझे मेरा लिखना बंद करवा सकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं उनका नाम, सज्जन वो दुनिया में इस समय नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो वहाँ की उनकी कोई ज़रूरत रही होगी रघुवीर साय की, तो उन्होंने कहा कि आप फला जी का इंटरव्यू कर देंगे। तो मैंने कहा रघुवीर जी मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा कि वो आदमी एक साथ वकील भी बनता है
मारवाड़ी भी बनता है, कांग्रेसी भी बनता है, और उसका मुझे कोई धर्म ईमान नहीं लगता है। और मैं उसे बिल्कुल जो है मैं कभी उनके नज़दीक नहीं गया और कभी नज़दीक जाना भी नहीं चाहूँगा। तो कृपया मैं उनका इंटरव्यू नहीं करूँगा। तो उन्होंने इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना, और ऐसे कई प्रसंग आए, कई चीज़ों में कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन और एक प्रसंग जो है वो बताता हूँ जी। कि हुआ ये कि सेकुलर डेमोक्रेसी में, मैं यही पूछने वाला था कि जब इतने लोकतांत्रिक थे तो जो अज्ञे जी से आपने बात की थी, अज्ञे से सेकुलर डेमोक्रेसी में जो छपी थी, उसका उन्होंने विरोध क्यों किया, उस पर बुरा क्यों माना? बुरा मानने का कारण ये था कि सेकुलर डेमोक्रेसी बेस जो है वो एक कांग्रेस की सांसद थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, दिल्ली की थी वो। तो एक सेकुलर अखबार था, लेकिन वो कांग्रेस के एक सांसद द्वारा संचालित था, महिला सांसद था, मैं उनका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई आदमी जो कि दिनमान में लिखता है, जो कि कुल मिला के एक एंटी कांग्रेस साप्ताहिक है, उसका कोई आदमी जो है वो ऐसे अखबार में निकले कि जो प्रो कांग्रेस है। तो मैंने कहा कि रघुवीर जी, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं आपके 200 रुपये महीने का आपसे लिखवाऊंगा हर महीने। वो वादा तो आप पूरा नहीं किया, तो क्या मैं मतलब मुझे रोटी पानी खाने का हक भी नहीं है क्या? तो मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? और मुझे जो है उनकी इस बात पर रोना आ गया। तो खैर फिर उन्होंने स्थिति को समझा, मेरे बहुत मनाया, समझाया, और फिर चीज़ें बहुत सामान्य हुई। तो रघुवीर सहाय के साथ जो आपके संबंध थे वो वैचारिकी की वजह से थे या फिर रचनात्मकता की वजह से थे? दोनों वजह से थे। एक तो मैं चूँकि दिनमान पढ़ता था और उसकी बहुत सी बातों से सहमत था, और बहुत सी मुझे समझ और रोशनी मिलती थी, तो वो एक कारण था। दूसरा, मैं उनकी कविताएं पढ़ता था, और उनकी जो संपादकीय दृष्टि होती, कई चीज़ों को बिल्कुल अलग ढंग से देखते थे। मुझे याद है कि एक बार वो बम्बई आए, उनकी कोई मैनेजमेंट के साथ जो है सारे एडिटर्स की मीटिंग थी, तो आए। तो मुझे ही सबसे नज़दीक मानते थे बम्बई में, तो मेरे घर भी आए थे वो। तो मैंने कहा कि रघुवीर जी, बम्बई में एक बहुत बड़ी चीज़ देखी जो मैंने शायद दिल्ली में नहीं है, और वो ये है कि यहाँ आदमी जो है कम से कम पैसे में भी गुजारा कर सकता है। और मैंने यहाँ ऐसे दृश्य भी देखे हैं कि सूखी हुई रोटी जो है बिक रही है, तो जाहिर है कि बहुत सस्ती होती होगी, उसमें अगर आप पानी डाल दें तो नरम हो जाएगी और आदमी खा सकता। तो मैंने कि ऐसा आदमी भी गुजारा कर सकता है जिसके पास खाने के लिए लगभग कुछ नहीं है। तो ये मुझे बम्बई की बहुत बड़ी विशेषता हो। तो उन्होंने कहा, नहीं विष्णु जी, ये विशेषता नहीं है, ये एक आदमी जो है वो जीने लायक खा सके, इसकी ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है। ये वो तो आदर्श स्थिति नहीं है, उसको एक पूरी खुराक जो है ये एक सभ्य आदमी को मिलनी चाहिए, एक सामान्य मनुष्य को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। उसे सिर्फ मिनिमम जो है वो काम करने लायक आदमी बना रहे, ये मिल रहा है उसको। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और बहुत बहुत बुरी स्थिति, अमानवीय स्थिति है ये। तो तब मुझे समझ में आया कि ये जो है चीज़, जिसे मैं बहुत प्रशंसनीय मान रहा था कि भाई आदमी को गुजारा हो जाता है, वो कितनी जो है अमानवीय चीज़ है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं रघुवीर सहाय में जो दूसरे कवियों में, दूसरे लेखकों में नहीं मिलती। और उनका प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा? बहुत प्रभाव है मेरे उन पर। और इसीलिए जब मुझे ये इतना कि कुछ कविताओं में उनके शब्द भी आपके यहाँ चले आते हैं। शब्द भी कुछ लोग जो है मानते हैं कि मेरे संग्रह में, मेरे पहले संग्रह में उनके कविताओं की बहुत सी छाया भी है। तो निश्चित रूप से वो होंगी। तो मुझ पर जो है उनकी पूरे रचनात्मक व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव रहा। तो जब पहले संग्रह पर लोगों ने माना, आलोचकों ने कहा कि भाई रघुवीर सहाय की छाया नज़र आ रही है,
तो विष्णु नागर ने उससे बाहर निकलने का प्रयास कैसे किया? बाहर निकलने का कोई सचेत प्रयास मैंने नहीं किया। वो अपने आप आपको एक रास्ता मिलता जाता है। क्योंकि सचेत तो आप हो ही जाते हैं ना, जब आप कहते हैं, कोई आपको कहता है। हाँ, ये भी चीज़ें आपको सचेत करती हैं। और फिर धीरे धीरे आप अपना, अगर आप सचमुच किसी चीज़ के प्रति गंभीर है तो आप अपने एक रास्ता बनाते हैं। एक रास्ते की तलाश भी आपकी अपनी होती है। तो वो तलाश जो है, वो तलाश कोई ऐसी नहीं होती है कि आपको यहाँ पहुँचना है, ऐसा करना है। अपने आप वो आपके भीतर से वो अर्ज उठती है। तो वो अर्ज मेरे भीतर से उठी कि भाई मुझे अपना मुहावरा बनाना, अपने ढंग से बात कहना मुझे आना चाहिए। तो इसलिए वो धीरे धीरे वो एक रास्ता, जो धीरे धीरे क्या मतलब अगले ही संग्रह में मेरा रास्ता जो है बिल्कुल अलग था। और ऐसा भी नहीं था कि उसमें सारी कविताएं ऐसी थी, कुछ कविताओं पर वो असर देखा जा सकता है। और ये संग्रह के रूप में ये पहला था, लेकिन उसके पहले पहचान पुस्तिका मेरी निकल चुकी थी। और जिसने भी वो पढ़ी होगी वो ये नहीं कह सकता कि उसमें किसी भी रूप में रघुवीर सहाय की कविता का प्रभाव है। उसका एक अपना, शायद अशोक वाजपेयी ने उसको छापा ही इसलिए कि एक अलग तरह का मुहावरा उसमें दिखाई देता था। पहचान सीरीज ने आपको पहचान एक तरीके से दिलानी शुरू की, क्योंकि उसके पहले में कहीं छपा नहीं था। एक शंकर्स वीकली में शायद कोई छोटी सी 4 लाइन की 5 लाइन की व्यंग कविता छपी थी, वो छपना कुछ था नहीं। विष्णु जी, हमारी बातचीत में कई बार फ्रीलांसर शब्द का जिक्र आ चुका है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आज भी बहुत से लोग फ्रीलांस काम करते हैं। उस समय की फ्रीलांसिंग और आज की में क्या वही समानताएं हैं या फिर कुछ अंतर आप देखते हैं? बहुत अंतर है। एक तो ये है कि उस समय अवसर बहुत सीमित थे। जाहिर है कि दूरदर्शन में तो जो भी होता था वहाँ के लोग ही करते थे। आकाशवाणी में वहाँ के लोग, तो आपको कुछ एक आध कोई कार्यक्रम मिल गया। मेरे जैसे आदमी को दूरदर्शन के कार्यक्रम मिलने का सवाल ही नहीं था। आकाशवाणी में कोई युवा वाले कार्यक्रम में एक उस समय शायद 15 रुपये उसके मिलते थे, 15 या 25 रुपये मिलते थे। वो कभी महीने में एक आध बार कार्यक्रम मिल जाता था। तो बाकी जो है आपके पास कोई एवेन्यू नहीं था। अखबार ही 3-4 और 2-3 अखबार प्रमुख थे। 2 अखबार ही बल्कि, नवभारत टाइम्स, उसको आप दिनमान मिलकर दिनमान को शामिल कर लीजिए, और हिंदुस्तान और साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये चार जगह थी जहाँ आप छप सकते थे ढंग से। बाकी तो अब वीर अर्जुन वगैरह में छपने का तो कोई मतलब था नहीं, मतलब कोई आपको आमदनी भी नहीं होती, उस दृष्टि से भी नहीं था। तो इसलिए वो बहुत लिमिटेड अवसर थे आपके पास। और सम्मान तो फ्रीलांसर का कोई बहुत होता नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे जैसे मैंने कहा कि दिनमान में ख़ास तौर पर जो पहला पीस लिखा उसके बाद मुझे वहाँ के लोगों का सम्मान मिला, उनसे संबंध बने। श्रीकांत वर्मा से मेरे उस वजह से रिश्ते बने, प्रयाग शुक्ल से भी संबंध बना। तो वहाँ के सब लोगों से एक मित्रतापूर्ण, या मित्रतापूर्ण ठीक न भी कहें तो एक संबंध बने, जिन्होंने माना कि हाँ भाई ये लड़का है, कुछ न कुछ करने के योग्य है। तो इस रूप में मुझे वहाँ दिनमान में सम्मान मिला। और मुझे जाहिर है कि मैं बहुत नवभारत टाइम्स में छपने का बहुत उत्सुक भी नहीं था। लेकिन हमारे मित्र क्या, मुझसे तो 10 साल बड़े हैं, लेकिन मित्रों तो व्यवहार करते हैं, इसलिए मित्र ही कहूँगा, इब्बार रब्बी। तो कोई मुझे उनके पास ले गया, मिलाया, तो उन्होंने कहा कि क्या लिखोगे तुम, कुछ भी लिख दो यार। वो थोड़ा नॉन सीरियस किस्म के से बात करते हैं। तो मैंने कहा भाई 8 दिसंबर आ रहा है, नवीन जी की जयंती है, तो नवीन जी पर लिख देता हूँ। तो उन्होंने लिख लिया। तो उनके टोन से लगा कि बहुत सीरियस काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं साहित्य अकादमी गया और नवीन जी की कविता को देखा, और जैसा कि अध्यापक लोग किया करते हैं, 4 लाइन दी, उसकी कुछ व्याख्या कर दी, इस तरह मतलब कुछ फालतू बातें झाड़ छोड़ के अपना एक लेख तैयार कर दिया, उन्होंने छाप भी दिया उसको। उसके बाद कहा कि यार मैंने मतलब कहा था, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बिल्कुल कुछ भी लिख दोगे। लेकिन फिर शायद कभी मैंने फ्रीलांसर होते हुए कभी उसमें लिखा नहीं। और स्थायी नौकरी कब की आपने फिर?
स्थायी नौकरी मैंने कभी 3 महीने की लगी, कभी 4 महीने, कभी मैंने छोड़ दी, कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि छूट भी गई। पहली ही नौकरी जो है मैंने 3 महीने बाद छोड़ दी, खुद ही छोड़ी, क्योंकि मेरा जो इमीडिएट बॉस था, मैं मुक्ता के लिए काम करता था दिल्ली प्रेस की, तो हमारे बॉस ने एक दिन नहीं आया, तो मैं तो था ड्यूटी पर, तो वहाँ के जो मालिक हैं परेश नाथ, उन्होंने मुझे बुलाया कि फ़ला चीज़ कहाँ है। अच्छा, जो मेरे बॉस थे वो कुछ बताते नहीं थे, वो काम दे देते थे कि ये करना है तुमको, और शिकायतें भी करते थे कि अब नया था मैं फ्रीलांस, नए पहली बार ही जर्नलिज्म में मतलब इस तरह का काम कर रहा था, तो जाहिर है थोड़ा काम करने में धीमा भी रहा होगा, उतना शायद उतनी सफाई भी नहीं थी होगी काम में, और कुछ उनका वो थोड़ा हावी होने वाले आदमी भी थे, तो उन्होंने मेरी कुछ शिकायत भी की थी। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं मालूम, मुझे बता के नहीं गए। तो उन्होंने कहा वो हमेशा शर्मा जी कहते हैं कि आप काम नहीं करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैंने कहा जी काम नहीं करता हूँ, तो ये मेरा त्यागपत्र लीजिए और मैं अभी जाता हूँ। तो मैं वाकई जो है अपने त्यागपत्र लिख के गया, लिखा, दिया उनको, चला आया बाहर। तो इससे कई नौकरियाँ मैंने छोड़ी भी, कई मूर्खता की वजह से छोड़ी, और एक आध बार नौकरी छूटी भी मेरी। मुझसे बेहतर आदमी उनको मिल रहा था उसी तनख्वाह में, तो एक बार उन्होंने 3 महीने बाद मुझे कहा कि अब आप जा सकते हैं। तो लेकिन एक ही बार हुआ, बाकी समय तो मैं नौकरी में बराबर रहा। तो ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 6 महीने भी नहीं चली, 3-3 महीने, 4-4 महीने की नौकरी मुझे चलती रही। मेरे एक दोस्त हैं अशोक ओझा, जो आजकल पत्रकार थे, मेरे साथी, उनका सिलेक्शन भी हुआ था टाइम्स ग्रुप में, तो वो एक स्थायी नौकरी कर रहे थे। उन्होंने कहा यार तुम कैसे नौकरी कर पाओगे, तो 3-3, 4-4 महीने में तुम्हारी नौकरी तुम छोड़ देते हो, छूट जाती है। मैं यही पूछने वाला था जी। तो फिर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में जब सिलेक्शन हुआ, तो फिर एक बड़ा संस्थान था, उसमें एक बड़प्पन भी उस समय लोगों में था। तो छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद वहाँ टिकना जो है, और वहाँ कोई मुझे अपमानजनक स्थितियों का 1-2 प्रसंग ऐसे हैं जिसका कि मेरे नवभारत टाइम्स से वास्ता नहीं, दूसरी जगह से वास्ता है, तो वो लेकिन व्यक्तिगत मामले थे वो। ठीक। तो वहाँ कुल मिला के काम करने का अवसर भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, और नवभारत टाइम्स में तो उस समय ऐसा रामराज था बम्बई में कि जहाँ मैं रहता था वहाँ से 1.5 घंटे में ऑफिस पहुँचता था, 3 घंटे वहाँ काम करवाया जाता था, और फिर आप घर वापस जा सकते हैं। तो कुल मिला के 6 घंटे जो है मेरे जीवन के उस नौकरी में खर्च होते थे। वापस कविता पे आता हूँ। फ्रीलांस से थोड़ा हम भटक गए थे, और आप खुद कहते हैं भटकाव ज़रूरी भी होते हैं कभी कभी। जी जी। तो कविता पर आता हूँ। बल्कि ज़रूरी होता है। आमतौर पर कवि जब लिखते हैं शुरुआती दौर में, तो प्रकृति बहुत नज़दीक रहती है उनके। आपके यहाँ ऐसा कम दिखलाई पड़ता है, कोई ख़ास वजह? हुआ ये कि मैं जब मेरे ख्याल से 8-10 साल, 12 साल का रहा होगा, तो हमारा घर कच्चा था, तो उसमें एक जगह, करीब इतनी बड़ी जगह होती थी जो खाली पड़ी थी। तो मैंने वहाँ पर जो है कुछ पौधे लगाए, और मैं उनके सिंचाई के बारे में इतना उत्सुक रहता था कि जरा सा पानी सूखा कि मैं फिर जो है उनको पानी देने चला जाता था। उस तरफ जो है कि वो किसी ज़माने में जो एक सज्जन और जिनका मकान था, एक दरवाज़ा बना हुआ था जिससे आना जाना कुछ नहीं था, बना हुआ था किसी वजह से। तो उन्होंने जो है वो मेरी अनुपस्थिति में आए, और उन्होंने सारे जो है पौधे जितने थे मैंने उगाए थे सब उखाड़ दिए। इसका मेरे ऊपर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और मेरी दिलचस्पी जो है इन चीज़ों में बहुत कम हो गई कि लगभग ख़त्म सी हो गई। तो प्रकृति से दूर होने का एकमात्र कारण तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये भी एक कारण रहा होगा। दूसरा, मैं कुल मिला के एक कस्बे में रहा, गांव में उस तरह रहा नहीं।
तो जो लोग प्रकृति से दूर रहते हैं और प्रकृति की कविताएं या प्रकृति को कविताओं में बार बार लेकर आते हैं, क्या वो जानकर उसे ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं? अब ये तो एक इंडिविजुअल पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ कोई प्रकृति की अनुपस्थिति रही है। इवन शुरू के संग्रह में भी पेड़ों के बारे में कविता है। मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग आपको सुन रहे होंगे, क्या ज़रूरी है प्रकृति आए ही आए, ये ज़रूरी नहीं, है? मतलब कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है और हर चीज़ ज़रूरी है। कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती लाना कुछ भी ज़रूरी नहीं है। और जो स्वाभाविक रूप से आए, वो कवि के लिए या एक लेखक के लिए या एक पेंटर के लिए जो भी स्वाभाविक रूप से उसकी दुनिया जो बनी है वो दुनिया आनी चाहिए। वो नकली दुनिया नहीं आनी चाहिए कि मैं ये भी करके दिखाऊं, वो भी करके दिखाऊं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। जो इस तरह सोचता है वो कभी जो है कभी अच्छा कवि या अच्छा पेंटर या अच्छा गायक नहीं हो सकता। आपके यहाँ क्या ह्यूमर नहीं, व्यंग्य है ना, विट इसको कह सकते हैं, आपके यहाँ जो व्यंग्य है स्वाभाविक रूप से आता है या कोशिश करते हैं? स्वाभाविक रूप से आता है। बल्कि मैं कहूँ कि मैं इसके बारे में बहुत जागरूक भी नहीं था। मेरी जो पहला संग्रह आया तो वो जो कुछ आया उसमें तो जो भी व्यंग था वो स्वाभाविक व्यंग था, और मैं नहीं जानता था कि मैं व्यंग लिख सकता हूँ। तो मेरे दोस्त जो बहुत अच्छे कहानीकार हैं, मधुसूदन आनंद, जो मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, तो वो कुछ समय के लिए दैनिक जागरण चले गए थे नवभारत टाइम्स छोड़कर। तो वो वहाँ एक व्यंग का स्तंभ जो है चलाना चाहते थे। अब मैं नवभारत टाइम्स में काम कर रहा था, तो मैं अपने नाम से तो व्यंग का स्तंभ नहीं लिख सकता था। लेकिन मेरे वैसे इतने गहरे मित्र हैं कि मैं उनके अनुरोध को ठुकरा भी नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा, विष्णु तुम यार व्यंग लिखो। मैंने कहा यार व्यंग तो मेरे बस में है नहीं, मैंने तो कभी व्यंग लिखा नहीं, मैं जानता भी नहीं व्यंग क्या होता है। क्योंकि नहीं, तुम्हारी कविता में जो बहुत व्यंग है, तो व्यंग तुम्हारे यहाँ एक स्वाभाविक ढंग से आता है, तो तुम व्यंग लिखो। तो पहली बार मुझे पता चला कि मेरी कविता में जो व्यंग है, इसकी ऊपर मतलब जो कुछ था वो स्वाभाविक था। तो मैंने पहली बार पता चला कि मेरी कविता में जो कुछ है वो व्यंग है। और फिर मैंने व्यंग लिखना शुरू किया। आमतौर पर व्यंग्य के साथ हास्य शब्द जोड़ दिया जाता है, कहते हैं हास्य व्यंग्य है। क्या ये शब्द युग्म सही है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल कतई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो अगर जो है कई बार स्थितियाँ में ये चीज़ें गुथी रहती हैं। आप व्यंग करते हैं तो कई बार अपने आप ये चीज़ गुथी रहती है कि उससे एक हास्य भी पैदा होता है। तो कई बार मैं व्यंग लिखता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमें इतनी काफ़ी हंसी आई इस पर, काफ़ी हंसी आई स्थितियों पर। तो कई बार स्थितियों की जो विद्रूपता है वो आपको हंसाती भी है, और कई बार नहीं भी हंसाती। कई बार बहुत चीज़ें जो है इतनी गंभीर ढंग से और व्यंग्यात्मक ढंग से आप कहते हैं कि उसमें हंसी आने का, लेकिन हंसी आना कोई अपने आप में पैमाना नहीं है। एक व्यंग के लिए आवश्यक कंपोनेंट्स अगर मैं कहूँ अंग्रेजी में एक शब्द या कहूँ तत्व, क्या क्या होने चाहिए या किसे व्यंग कहा जाए? देखिए, व्यंग के लिए मैं कोई अध्यापक नहीं हूँ, और अध्यापक की दृष्टि से चीज़ों को देखना मुझे पसंद भी नहीं है। तो क्या कंपोनेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। वो दृष्टि क्या है? लेकिन वो दृष्टि जो है वो दृष्टि ये है कि आप अपने समय की विडंबनाओं को देख पाएँ, वो आपकी दृष्टि में अंतर्निहित हो। अगर वो दृष्टि में आपकी अंतर्निहित है तो आप जो है चीज़ों को व्यंग्यात्मक, मैं जो है कई बार साधारण चीज़ें लिखता हूँ दूसरी भी, उसमें भी व्यंग आ जाता है। तो वो चूँकि मेरे एक स्वभाव का हिस्सा बन गया है। मैं हो सकता है कि मैं साधारण बातचीत में व्यंग नहीं कर पाता, लेकिन जब मैं लिखने लगता हूँ तो कई बार जो ऐसी बातें हैं जिसमें कि मतलब व्यंग की बहुत जगह नहीं है, अपने आप हो जाती है। एक बहुत दिलचस्प आपको उदाहरण बताता हूँ कि मैं तब नवभारत टाइम्स में था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय कवर करता था,
और अर्जुन सिंह तब मंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने कुछ लोगों को अपने मंत्रालय में कुछ बातें कहने के लिए बुलाया। मैं भी गया और मैंने उसकी रिपोर्ट लिखी। उस समय विष्णु खरे जो है हम लोगों की जो रिपोर्ट्स होती थी वो देखते थे। तो मैंने देखा कि अगले दिन वो रिपोर्ट नहीं छपी है। तो चूँकि खरे साहब से मेरे संबंध बहुत अच्छे जीवन में कभी रहे नहीं, तो मैंने सोचा कि इन्होंने मेरे साथ कोई बदला निकाल लिया। तो मैंने कहा ठीक है, चुप रहा, क्या कर। नहीं छपी, मतलब आज नहीं छपी है ना, इसका मतलब है कि कल तो किसी काम की है नहीं वो। लेकिन अगले दिन देखता हूँ कि वो संपादकीय पेज पे छपी हुई है। और फिर मैंने पाया कि वो मैं बहुत स्वाभाविक ढंग से लगातार प्रवाह में लिखता आ रहा था, लेकिन उसमें एक व्यंग्यात्मकता का पुट था। इसलिए जो है उसको खरे जी ने उसके एडिट पेज के लिए छोड़ रखा था। तो मैं अपने बारे में तो मानता हूँ, और शायद परसाई जी के बारे में भी ये सही था, और शरद जी के बारे में भी ये सही था, और मैं बाकी नाम अभी लेना नहीं चाहूँगा, कि उनके लिए शब्दों का खेल नहीं है ये। मैं उसी पर आ रहा था। ये शब्दों का खेल जो करते हैं वो घटिया होता है बहुत, और उसकी आयु बहुत कम होती है। वैसे मतलब जाहिर है कि व्यंग जब आप आज समसामयिक परिस्थितियों पर लिखते हैं, और तो कई बार वो वैसे ही समय के साथ वो इररिलेवेंट भी हो जाता है। आपने एक जगह इंटरव्यू में बोला है कि करुणा के बिना लिखा गया व्यंग्य नहीं, फूहड़ता है मजाक है। जी बिल्कुल सही। इसे खोलेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके भीतर जो है मनुष्यों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, तो व्यंग्य ही क्या, कुछ भी आप नहीं लिख सकते। अगर आप एक ऐसी ही दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि आज के हमारे जो मध्य वर्ग है उसकी दृष्टि से ही देख रहे हैं चीज़ों को, और आपसे बाहर जो आदमी है उसकी परिस्थिति का कोई आपके भीतर आकलन नहीं है, उसकी परिस्थिति को समझने की कोई आप में काबिलियत नहीं है, आपके पास वो संवेदना नहीं है कि आप उसकी परिस्थिति को समझ सकें, तो आप उसको एक ऐसी दृष्टि से देख सकें जो कि मानवीय दृष्टि है। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप व्यंग्य क्या, कुछ भी नहीं लिख सकते। कुछ भी लिखेंगे मतलब कोई मीनिंगलेस होगा वो। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यंग्य, कई बार नहीं अधिकांशतः व्यंग्य लंबे नहीं होते हैं। शायद लंबे हों तो अपना जो एसेंस है वो खो दें वो। इसका एक कारण एक तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों व्यंग्य बहुत लंबे नहीं लिखे जाते हैं, और दूसरा ये कि क्या व्यंग्य में जो वाक्य है वो सूक्तिनुमा ही होने चाहिए? नहीं, एक तो व्यंग्य लंबे न होने का एक कारण तो ये है कि क्योंकि व्यंग्य को जगह जो है अखबारों ने दी है या पत्रिकाओं ने दी है, व्यावसायिक पत्रिकाओं ने, तो उनके पास एक सीमित जगह होती है। तो एक सीमित जगह में आपको उस सीमा के अंदर लिखना है। बल्कि मैंने पढ़ा था कि चेखोव की कहानियाँ अक्सर जो है वो एक ख़ास आकार की कहानियाँ हैं, तो उनको एक अखबार ने जो है वो हर सप्ताह कहानी लिखने का काम दिया था, और वो जाहिर है कि उसकी एक शब्द सीमा थी। तो चेखोव जैसे आदमी ने भी ये काम किया। तो अखबार में आपकी एक सीमा, थोड़ा बहुत आप बढ़ सकते हैं, मतलब 600 शब्द उन्होंने कहा था, 650 हो सकते हैं, हद से 650 हो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक भी बढ़, क्योंकि एक सांचा, एक ढांचा बना होता है। तो एक कारण तो ये है कि बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। परसाई जी ने काफ़ी बड़े व्यंग्य लिखे हैं, और जैसे हमारे ये अपना ज्ञान चतुर्वेदी, वो पत्रिकाओं में व्यंग्य लिखते हैं, तो उनके व्यंग्य जो है जनरली काफ़ी बड़े, मतलब कम से कम 2 पेज के तो होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप व्यंग्य बड़े नहीं लिख सकते। और यही वजह है छोटे व्यंग्य या छोटे कॉलम्स और आप पर पत्रकारिता का प्रभाव बहुत ज़्यादा है कि आपकी कविताएं जो है वो भी छोटी ज़्यादा है। छोटी पत्रकारिता के कारण है, या मेरे ख्याल से कवि को अपनी बात कम से कम शब्दों में कहना आना चाहिए।
ये कवि होने की विशेषता है। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखते हैं। ठीक है, मतलब मुक्तिबोध ने बहुत लंबी कविता लिखी है, उनके अंदर बहुत विचारशीलता थी, बहुत उलझनें थी। तो कविता का कोई फार्मूला तो नहीं हो सकता कि छोटी ही लिखी जाएगी और लंबी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन ये फार्मूला भी नहीं हो सकता कि लंबी ही लिखी जाएगी। तो कवि को ये तय करना होता है कि वो किसी कविता को कहाँ तक ले जाए, कहाँ तक नहीं ले जाए। आप ये कैसे तय करते हैं कि ये कविता की पूर्णता है? अब ये तो आपको तय करना ही होता है। आप उसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, फिर जांचते हैं कि क्या ये बात कही है मैं कह पा रहा हूँ, क्या ये बात कन्वे हो पाएगी। मतलब ये लिखने के बाद आप देखते हैं। पहली ही चीज़ पहली बार में तो मेरे जैसा आदमी है, बहुत से लोग पहली लाइन लिखते हैं तो उनको मालूम नहीं होता कि दूसरी लाइन क्या होगी, तीसरी लाइन क्या होगी। और एक बार आपने लिख भी लिया उस कविता को तो फिर आपको लगता है कि नहीं, इसको दूसरा ड्राफ्ट लिखना चाहिए। तो जब दूसरा ड्राफ्ट आप लिखते हैं तो वो धारा कहीं और मुड़ जाती है। फिर आप सोचते हैं कि नहीं, ये भी पूरी नहीं है, कुछ और इसमें जो है होना चाहिए, तब जाके एक कविता बनेगी। और कविता में जब व्यंग्य आता है, या जैसे आप बोलते हैं स्वाभाविक रूप से आपके यहाँ चला आता है, ये तय कैसे होता है विष्णु जी कि कोई सीमा तो क्रॉस नहीं हो रही? ये जो व्यंग्य है ये किसी पर जानकर कुछ पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा, फूहड़ता तो नहीं आ रही? अब ये तो लेखक पर निर्भर है। जैसे मैं एक पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आप ही की हैं कि पत्नी से बड़ा कोई आलोचक नहीं होता, उसके आगे नामवर सिंह तो क्या, रामचंद्र शुक्ल भी पानी भरते हैं। अब ये इनका सौभाग्य है कि पत्नियों के ग्रंथ मौखिक होते हैं, कहीं छपते नहीं। तो आपको फूहड़ लगाइए। फूहड़ इसको कह सकते हैं कि आप क्या जानकर स्त्री पर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैं वैवाहिक जीवन के जो कुछ सत्य होते हैं वो है कि एक शायद पत्नी को भी आपसे ऊब होने लगती है, या वो आप भी शायद ये करते हैं, लेकिन तो आपको लगता है कि उसको लगता है कई चीज़ जो है वो आपको काम की, आपको आलोचनात्मक दृष्टि से देखती है। कुछ चीज़ें शायद वो नहीं समझ पाती है, कुछ चीज़ें आप नहीं समझ पाते हैं। तो वो नज़र, जिस नज़र से आपको देखती है, क्योंकि मैं अगर इसको देखूं तो मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जो सस्ते चुटकुले बाज़ार में चलते हैं उसको अगर आप सभ्य भाषा में डालकर कहें तो शायद ऐसे कहा जाएगा। हो सकता है ये, मतलब मैं अपनी कविता की कमज़ोरियों को कभी दूसरे जिस तरह देख रहे हैं, मैं कभी उसको न बुरा मानता हूँ न, और मैं सोचूंगा इस बारे में कि क्या सचमुच ये बहुत फूहड़ किस्म का मजाक है जो मैंने किया है। हो सकता है हो, क्योंकि एक जो पुरुष वर्चस्व जो बात जो एक आपके अंदर घुसा हुआ है, वो कहाँ किस रूप में अभिव्यक्ति पाएगा ये कहना मुश्किल है। इसके बावजूद कि आप बहुत स्त्री को बहुत सम्मान और बहुत उसकी दृष्टि को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद जो है ये बहुत संभव है कि ऐसी पंक्तियां मेरे यहाँ कहीं कहीं मिल भी जाएं। और आपके यहाँ क्योंकि स्त्रियों के प्रति बहुत सम्मान वाली कविताएं और लेख लिखे गए हैं, बावजूद उसके जब मैं इसको पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा तो एक प्रतिक्रिया आई जो मुझे लगा आपसे पूछनी चाहिए। नहीं ठीक हो सकता है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक जगह ये कविता सुनाई थी, तो अब हो सकता है वो हंसी इसके फूहड़पन पे लोगों की हो, और मेरी पत्नी भी वहाँ उपस्थित थी उस समय पे, तो हो सकता है लोग जो है जो हंसे। या ये भी हो सकता है कि नामवर सिंह और शुक्ल पर कमेंट हो। हाँ, मतलब कमेंट उन पर है नहीं है, ये भी हाँ एक चीज़ उसमें एक ये चीज़ भी घुली मिली है
पर जाहिर है कि ये बेसिकली तो एक स्त्री को लेकर ही चीज़ है, आपकी मतलब कविता उसको इग्नोर नहीं किया जा जी, सकता। हाँ। कविता में जब स्त्री की बात होती है, क्या आप वो संवेदनशीलता अपने भीतर ला पाए लिखते हुए? कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो स्त्री नहीं हो सकता, मैं तो दलित नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने तौर पर जितना हो सकता है समझने की कोशिश कर सकता हूँ। और मैं फेसबुक वगैरह जो सोशल मीडिया है उनका मुझे ये लाभ मिला है कि ख़ास तौर पर उसमें स्त्री लेखिकाएँ बहुत से स्त्रियों के जो इश्यूज़ होते हैं उन पर लिखती हैं और अपने ढंग से लिखती हैं, तो कई चीज़ें उससे आपको समझने को मिलती हैं। तो मैं दूसरे दृष्टिकोण को, अगर वो उसमें संवेदनशीलता है तो समझने की पूरी कोशिश करता हूँ और अपने भीतर उन चीज़ों को अपने को ढालने की कोशिश करता हूँ। इसमें सफलता कितनी मिलती है नहीं मिलती है ये दूसरी बात है, और जैसे आपने कहा कि इस कविता में वो नहीं दिखाई देती है, शायद किसी और कविता में भी ना दिखाई देती है, पर ये है, ये समस्या आप जो नहीं है और जिसके बारे में आप लिख रहे हैं तो कई बार आप फिसल जा सकते हैं। और ये मेरे ही साथ नहीं, दूसरों के साथ भी, जैसे रघुवीर साहब जैसे बड़े कवि की कविताओं को लेकर भी, कुछ कविताओं को लेकर भी ये बात कही जाती है। नागार्जुन के बारे में कही जाती है, बहुत से लोगों के बारे में कही जाती है। आपका जब हम कविता संग्रह एक के बाद एक उठाते हैं तो एक लंबी यात्रा तो उसमें नज़र आती है कि निम्न वर्गीय से लेकर मध्य वर्गीय बिंब उसमें आपको दिखलाई पड़ेंगे। पीछे छूटते जाते हैं कुछ बिंब, कुछ नए बिंब लगातार आ रहे हैं जिसमें आप अभी जी रहे हैं। बावजूद इन सब के कुछ शब्द हैं जो बार बार आते हैं, जिसमें बाजार है, भूमंडलीकरण है। क्या ये शब्द या अल्पसंख्यक या मुसलमान, एक कविता भी आपकी है संग्रह में, क्या ये शब्द डालना इतना ज़रूरी है कि लगता है कि इनके बिना कविता पूरी ही नहीं हो सकती या संग्रह पूरा ही नहीं हो सकता, या ये पत्रकारिता का प्रभाव है? नहीं, पत्रकारिता का प्रभाव मैं नहीं कहूँगा ऐसे। ये मैं अपने संसार को जिस तरह देख रहा हूँ, जिस तरह बदल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति है। मैं कैसे इस बात को इग्नोर कर सकता हूँ, या कोई भी जागरूक आदमी इस बात को इग्नोर कर सकता है कि बाज़ारवाद ने किस तरह जो है मनुष्य को, मतलब जो सबसे किनारे का आदमी है उसको किस तरह अलग कर दिया है, किस तरह उसको अंधेरे में डाल दिया है। आप देखिए कि फिल्मों ने, एक पुरानी फिल्में होती थी तो वहाँ एक साधारण आदमी की उपस्थिति आपको दिखाई देती थी, एक नौकर के रूप में ही सही जो है वो बड़ा आदर्श किस्म का नौकर होता था, लेकिन एक साधारण आदमी की उपस्थिति आपको कई जगह, आपको देवानंद की फिल्मों में देखने को मिलेगी, राज कपूर की फिल्मों में उस दौर की जितनी फिल्में हैं आपको साधारण से साधारण आदमी की उपस्थिति किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगी। उस ज़माने के जो गाने हैं उनमें देखने को मिलेगी और एक उनके प्रति एक संवेदनशीलता दिखाई देगी। आज जो फिल्में बन रही हैं उसमें आप देखेंगे कि, और इवन जो सीरियल बन रहे हैं उसमें है ही नहीं वो आदमी, वो गायब हो चुका है। वो आदमी जो है तमाम दावों के बावजूद जो है वो राजनीतिक परिदृश्य से आज जो भी नीतियाँ बन रही हैं वो क्या नीतियाँ हैं, उसमें जो है वो उनके गरीब आदमी के लिए 5 किलो अनाज के अलावा कुछ नहीं है। जो भी कुछ है वो 2-4 जो बड़े बड़े सेठ हैं उनके लिए है। और ये नीति इसी सरकार की नहीं है, पहली सरकार की। तो जब से बाजारीकरण हुआ है तब से उसने जो है साधारण से साधारण आदमी है, जो दलित है, जो स्त्री है, उस सब को किनारे किया हुआ। तो मैं एक कवि के रूप में और एक पत्रकार के रूप में अपने आप को इस चीज़ से कैसे अलग रख सकता था, कैसे इसके बारे में सोचे बगैर मैं रह सकता था। तो जो पत्रिकाओं में, अखबारों में इस समय या टीवी पर भी जो कला संस्कृति के जो कॉलम्स आया करते थे या जो कार्यक्रम आया करते थे वो धीरे धीरे गायब होते चले गए। आपको क्या लगता है कि क्या लोगों की रुचि बदली है या बाज़ार की मांग ये थी कि इनको किनारे करके वो प्रोडक्ट लेकर आइए जिससे ज़्यादा व्यूअरशिप या रीडरशिप बढ़े? ये देखिए, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं शुक्रवार नाम का जो वीकली है, जो न्यूज़ वीकली था,
उसको मैं 3.25 साल मैंने उसमें काम किया, और वो जब बंद होने के कगार पे आ गया तो उससे पहले मैंने छोड़ दिया ताकि मैं उसकी लाश न ढोऊं अपने ऊपर कंधे पर। तो मेरे आप उस दौर का आप शुक्रवार देखेंगे, उसमें आपको साहित्य पुस्तक समीक्षा मिलेगी, कविताएं मिलेंगी, कहानियाँ मिलेंगी, और ये जो तमाम बाज़ार के रुझान हैं उसके विपरीत बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसका मतलब 80% आपको ऐसा हिस्सा मिलेगा। और मैं जो भी कुछ फीडबैक मुझे मिलता रहा है, कई लोग मुझसे कहा लोगों ने कि जब वो बाज़ार में आता था, गुरुवार को बाज़ार में आता था, कई बार शुक्रवार को आता था, और रविवार तक वो ख़त्म हो जाता था। और अगर वो लोग मेरी अतिरिक्त प्रशंसा नहीं कर रहे थे तो वो ये कहते थे कि भाई जो दूसरा राइवल जो न्यूज़ वीकली आजकल निकल रहा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि उसके वो पढ़ा रहता था, उसकी कापियाँ इतनी नहीं बिकती थी। तो ऐसा नहीं है कि ये इन लोगों ने मान लिया है, मालिकों ने मान लिया। आजकल संपादक कोई रेयर ही कोई ऐसा होगा जो संपादक है। आप देखिए कि जो बड़े बड़े अखबार निकल रहे हैं, हमारा जो टाइम सबसे बड़ा जो है अखबार का ग्रुप है, उसमें संपादक का नाम इतने छोटे में सुना कि मैं चश्मे से भी नहीं पढ़ सकता उसको, और हम जानते भी नहीं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादक कौन है शायद ही कोई बता पाए, नवभारत टाइम्स का कौन संपादक है शायद ही कोई बता पाए, जबकि एक ज़माने में संपादक से अखबार पहचाने जाते थे। तो ये जो एक बड़ा परिवर्तन आया है कि मैनेजमेंट ही सब कुछ हो गया है, वही तय करता है कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, संपादक क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इसने और उनके अपने कुछ आइडियाज़ हैं, और वो जो है, जैसे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मुझे डायरेक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के जो मालिक हैं, जब वो देखते थे कि कोई किसी की अर्थी जो है उधर से जा रही है, तो कहते थे कि ये नवभारत टाइम्स का जो है एक पाठक जा रहा है, इस दुनिया से जा रहा है। तो ये जब दृष्टि आ गई कि भाई ये इसके जो हमारे अखबार के पाठक जो है बूढ़े लोग ही हैं, और हमको जवानों से जोड़ना है, और फिर उसके लिए तमाम तरह के प्रचार के साधन इस्तेमाल किए गए। तो युवाओं से जोड़िए, निश्चित रूप से किसी भी अखबार को ये सोचना चाहिए कि युवा लोगों से भी वो जोड़े, लेकिन वो जो आखिर क्या वजह थी कि उस ज़माने में भी ये अखबार नवभारत टाइम्स हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो। नहीं विष्णु जी, बावजूद इन सब के अंग्रेज़ी में EPW और फ्रंट लाइन जैसी मैगजीन्स निकलती हैं और बिकती हैं। हाँ, हिंदी में नहीं है। नहीं, इवन जो है आप देखेंगे कि नवभारत टाइम्स के मुकाबले टाइम्स ऑफ इंडिया एक ज़्यादा सीरियस अखबार है। जनसत्ता के मुकाबले इंडियन एक्सप्रेस सीरियस अखबार है जी। तो आज भी जो है तमाम तरह के दबावों के बावजूद, राजनीतिक दबाव के बावजूद, तमाम तरह के सेंसरशिप के बावजूद, कई अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं अंग्रेज़ी में जो एक महत्वपूर्ण काम जो इस स्थिति में हो सकता है कर रही हैं। और साहित्यिक पत्रिकाएं हिंदी की, उनसे संतुष्ट हैं? साहित्यिक पत्रिकाएं ये ख़ास तौर पर जो ये सरकार आई हैं, और ख़ासतौर दिल्ली की सरकार भी जो आई है, उसकी कोई साहित्य में दिलचस्पी नहीं है। इसलिए कई पत्रिकाओं को जो विज्ञापन मिलते थे वो बंद कर दिए गए, और इतने कम संसाधनों से लोग निकालते हैं कि अगर एक विज्ञापन का सहारा भी उनको न मिले तो उनके लिए निकालना मुश्किल है। अपनी जेब से तो निकालने की हैसियत हर एक की होती नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये एक दूसरी समस्याएं भी है कि कई लोग जो है एक अपनी उपस्थिति को जो है बड़ा नहीं बना सकते, तो वो संपादक बन के अपनी उपस्थिति को बड़ा बनाते हैं, अपने आत्मप्रचार का साधन भी ऐसे बनाए। एक लेखक हैं जो अब नहीं रहे, जो एक पत्रिका निकालते थे, उसमें वो अपना ही इंटरव्यू छापते थे। आपकी पंक्ति है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो इसका उपयोग जो है अपने व्यक्तिगत प्रचार के लिए, अपनी किताबों पर रिव्यू लिखवाने के लिए करते हैं। तो ये इस सब ने भी छोटी पत्रिकाओं को मारा है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ पहल बहुत पहले वाली इतनी अच्छी तो नहीं निकली थी, लेकिन वो एक सीरियस पत्रिका थी। अभी आकार पत्रिका
बहुत अच्छी निकल रही है। बहुत सीरियस और बहुत गंभीर पत्रिका वो निकल रही है, और जो ज्वलंत इश्यूज़ है, मतलब उर्दू की दुनिया के बारे में भी हमको काफ़ी कुछ बताती है। तो ऐसी कुछ पत्रिकाएं हैं जो अपना रोल निभा रही हैं। जो आपकी कविताओं की भाषा है या आपके पूरे लेखन की भाषा है, जिस भाषा में भी हम बातचीत कर रहे हैं, यही भाषा आपकी कविताओं की भाषा होती है। और संभवतः जैसे कि हर पत्रकार के साथ भी होता है कि आप जो रोज़मर्रा में लिखते हैं वही आपकी कविताओं में चली भी आती है। कभी कोशिश नहीं की विष्णु जी, ये अनायास तो नहीं कहूँगा, मतलब जानकर ऐसा करने की कि थोड़ा सा भारी भरकम बना दिया जाए, शब्दों को खोज कर डाला जाए? नहीं, ऐसा मैंने कहा कि मैं कभी जो है अपने लेखन के साथ कोई भी अस्वाभाविक काम नहीं करता, चाहे वो उस कविता को या उस व्यंग को पसंद किया जाए या न किया जाए। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह मैं लिख सकता हूँ, अच्छा या बुरा, उसी तरह लिखा जाए। उसमें ये न किया जाए कि कुछ घपला किया जाए, कुछ ऐसा चमत्कार पैदा किया जाए, कुछ ऐसे शब्द लाए जाएं, या कुछ भी जो अस्वाभाविक मुझे लगता है अपनी नज़र से वो किया जाए। तो मैं कभी भी इस मामले में कोई समझौता नहीं करता हूँ। और कभी ऐसा लगा कि आपके व्यंग्य की वजह से आपकी कविताएं, उपन्यास, कहानी या निबंध या टिप्पणियाँ कहीं दबी रह गई, छिप गई? अब ये तो क्योंकि ये दूसरों के मूल्यांकन का विषय है, तो मैं जो है दूसरों को दोष दे के खुद बचना नहीं चाहूँगा। मैं अगर दबा रह गया है मेरा लेखन, तो वो मेरे ही कारणों से होगा, और मैं दूसरों को दोष दे के अपना बचाव करना पसंद नहीं करता। आप टिप्पणियाँ करने से इतना बचते क्यों हैं? मैं इसलिए बचता हूँ कि मैं दूसरों के बारे में, दूसरे मेरा क्या मूल्यांकन करते हैं या नहीं करते हैं, मैं ये तय करने वाला कौन हूँ? ये उनकी स्वतंत्रता है कि वो मुझे किस तरह देखते हैं। हो सकता है आज गलत देखा तो कल ठीक देखने की कोशिश करें। तो ये दूसरे जो भी आपका मूल्यांकन करते हैं वो दूसरों पे छोड़ना चाहिए। नहीं, वैसे भी आमतौर पर भी जो आपके समकालीन हैं, आप उन पर टिप्पणी करने से आमतौर पर बचते हैं। मैं नकारात्मक टिप्पणी करने से बचता हूँ। इसका एक बहुत कारण है कि एक तो हिंदी की कविता के या लेखन के पाठक बहुत, उपन्यास के पाठक बहुत कम रह गए। वो ज़माना गया जब श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास पढ़ जाते थे, या उससे पहले प्रेमचंद का ज़माना था जब हर पाठक को पढ़ता था। वो ज़माने जा चुके हैं। तो ये ज़माना जो है, जो बहुत सीमित लोग हैं जो लिख रहे हैं, बहुत सीरियसली लिख रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं जो है, या मेरी बाद की पीढ़ी के भी तमाम लोग हैं, उनके प्रति मैं अनावश्यक रूप से क्रिटिकल होकर मैं अपना ही और दूसरों का नुकसान करूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिकल नहीं रहा हूँ। मैंने जो है अशोक वाजपेयी की कविता पर बहुत क्रिटिकली लिखा है। मैंने केदारनाथ सिंह, जिनको कि बहुत बड़ा कवि माना जाता है, उनकी कविताओं पर शायद 2 बार या 3 बार बहुत क्रिटिकली लिखा है। आपने तो मनोहर श्याम जोशी के बारे में कहा कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ा योगदान उनका नहीं रहा। हाँ, मतलब जितने देखे, कोई मानदंड स्थापित नहीं किए, ये कोई आपके सचमुच नहीं किया उन्होंने। वो बहुत सीरियस थे नहीं इस बारे में। अपने अखबार मतलब अपनी साप्ताहिक के लेकर कोई बहुत गंभीर नहीं थे। मेरा हमेशा से इम्प्रेशन है कि वह ठीक है, अपना काम कर दिया। वो खुद जो है वो अच्छा, शीही नाम से वो कई चीज़ें लिखते थे, वो अच्छी होती थी। लेकिन वो यही चीज़ मुझे लगा कि धीरे धीरे कहीं कम होती चली गई आपके भीतर। क्या ये जो क्रिटिकल होके आप पहले बोला करते थे, वो धीरे धीरे कम होता चला गया? नहीं, क्या रिश्ते खराब होने का डर है? नहीं, रिश्ते खराब होने से मैं बहुत डरता नहीं, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी के प्रति क्रिटिकल होना मैं ठीक भी नहीं मानता। और मैं अपने आप को ही सही मानूँ और दूसरा सही नहीं हो सकता है। भले ही वो मेरी आलोचना कर रहा है या जो मैं प्रशंसा कर रहा है वो हमेशा ही सही है, ये मानना मैं बिल्कुल उचित नहीं समझता। दूसरों का निर्णय दूसरों पर छोड़ना चाहिए। वो
आज उन्होंने ये लिखा है, कल दूसरी चीज़ भी लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं। आपको अपने पूरे जीवन काल में पद की अधिक लालसा रही या धन की? धन की लालसा तो इतनी ही रही कि एक ठीक से गुजारा हो जाए, इससे अधिक कभी नहीं रही। पद की रही? पद की ये रही कि मैं कुछ कर सकूं, उतनी रही। जैसे मुझे बहुत समय से लगता था कि मैं एक संपादक के रूप में बेहतर काम कर सकता हूँ, तो लेकिन उसके लिए मैंने कोई मतलब बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं। जैसे कि कादम्बनी में जो मुझे बनाया गया, उसके लिए मैंने बिल्कुल प्रयास नहीं किया था, मुझे मालूम भी नहीं था। वो तो खुद जो है मृणाल पांडे की चॉइस थी कि उन्होंने मुझे उस पद पर बैठाया। फिर जब नई दुनिया में ले जाया गया मुझे, तो ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ से हटाया जा रहा था मुझसे, बल्कि वो मृणाल पांडे मुझसे नाराज़ हुए कि मैं क्यों जा रहा हूँ। मुझे खुद भी ये बात बहुत वो कर रही थी, पीड़ित कर रही थी। लेकिन वहाँ भी मैं ले जाया गया। वहाँ मैं कुछ ज़्यादा काम, जो मैं जिस काम को करने के लिए ले गया था वो काम तो मैं नहीं करा, दूसरे काम मैंने वहाँ बहुत से किए हैं। तो मुझे हमेशा लगता रहा है कि मैं संपादक के रूप में, तो जब मुझे मौका मिला, मतलब एक बार मौका मिलने के बाद फिर मौके मिलते गए, तो मुझे ये ज़रूर इच्छा रही। मेरी इच्छा तो ये भी थी कि मैं किसी दैनिक अखबार का संपादक हुआ तो शायद मैं कुछ बेहतर और कर पाता। तो लेकिन ये पद के लालसा के लिए मैं पीछे कभी दौड़ा नहीं। कोई ये कह नहीं सकता कि विष्णु नागर जो है पद के पीछे दौड़ता रहा या पैसे के पीछे दौड़ता रहा। ये इस मामले में अपने कैरेक्टर के बारे में ये सर्टिफिकेट आपको दे सकता हूँ। जितना किया उतना मिला नहीं, ऐसा लगता रहा? नहीं, ऐसा भी नहीं। खासकर साहित्य में जितना योग्य थे उतना मिला। खासकर साहित्य मैं मुझे जो भी कुछ मिला है साहित्य में या साहित्य के बाहर, मैं उससे बहुत असंतुष्ट नहीं हूँ। लोगों को जो है बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं मिला है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिल पाया। कुछ लोग जो दिल्ली में नहीं थे इसलिए नहीं मिल पाया। कुछ लोगों के लिए प्रकाशक उपलब्ध नहीं थे इसलिए नहीं मिल पाया। तो बहुत से लोग हैं जो बहुत योग्य थे, उनको नहीं मिल पाया। तो मुझे जो मिला है मैं उसको लेकर कभी मेरे मन में कोई असंतोष नहीं है। जो मिला है ठीक है, और नहीं मिला है तो नहीं मिला है। क्या विष्णु नागर को दोस्तियों ने, मित्रताओं ने बचाए रखा? बिल्कुल बचाए रखा। बिल्कुल मित्रताओं ने मुझे बचाए रखा, बनाए रखा। फिर बिगाड़ क्यों हुआ? बहुत से बिगाड़ सबसे नहीं हुआ। अब ऐसे मेरे बहुत गहरे मित्र थे, बहुत पुराने मित्र थे, तो जो बात मुझे उचित लगती थी, उन्हें लगा कि व्यक्तिगत संबंधों में उस चीज़ को भी जो है, व्यक्तिगत संबंधों में इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, जो कि मुझे एक नैतिक रूप से ठीक नहीं लगता था। तो उनसे थोड़े मेरे मतभेद हुए और फिर उन्होंने बोलचाल बंद कर दी। तो मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। क्योंकि तिकड़ी हुआ करती थी, उस तिकड़ी में एक नाम छूटा। अच्छा, जिस जो मैं जानकर नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक भी है। वो आप दूसरा नाम ले रहे, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जिस तिकड़ी की बात कर रहा हूँ उसमें भी एक नाम छूटा। छोड़िए बातों को, क्योंकि लेकिन मैं उनके प्रति भी उन्होंने मेरे जीवन में बहुत मदद की है, सहयोग किया है। तो अब मेरा संबंध उनसे ख़राब हो चुके हैं, वो भी उसकी कुछ वजह नहीं। ठीक करने की कोशिश नहीं की? ठीक करने की कोशिश? अब वो इतना मन में जो है, मेरे मन में भी वो सब उनके जो काम में देखता हूँ सबसे इतना वो मतलब क्या कहते हैं, एक वितृष्णा सी पैदा हो गई कि फिर मेरे मन में हुआ नहीं। लेकिन एक मित्र जिनकी मैं पहले जिक्र कर रहा था, उनसे ज़रूर इच्छा होती रहती हुई है, पर वो साहस नहीं हुआ कि दोबारा जाके उनसे जो है संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश करूँ। लेकिन इन दूसरे मित्र से जो है मेरे अब बहुत इच्छा नहीं रह गई। मेरा अगला सवाल यही था, विष्णु नागर इतना कम खुलते क्यों हैं? इतना कम क्यों खुलते हैं सबके सामने? अब ये स्वभाव का हिस्सा हो सकता है। जैसे कुछ लोग कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, अब वो इतनी व्यक्तिगत होती हैं
कि उससे जो है मतलब कुछ चीज़ें व्यक्तिगत रहना चाहिए। ठीक। उनको जैसे मुझे रघुवीर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं जो अपने बारे में बताता हूँ उतना ही सच जो है मेरा है, उससे या बाहर का सच है वो आपको जानने में दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए। तो है कई चीज़ें जिनमें आप बताना उचित नहीं, दूसरे के लिए भी उचित नहीं है। ठीक। आपसे ज़्यादा दूसरे के लिए उचित नहीं है, तो इसलिए कोई चीज़ें हैं जिनके बारे में बोलना ठीक नहीं है। और फिर आपसे एक ज़माने में आपके उनसे बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे, उन्होंने आपसे मित्रता निभाने की तमाम सीमाएं भी लांघी हैं, तो आज आपके संबंध खराब हो गए तो आप इतने अनुदार हो जाएं कि उनको गालियां देने लगें या अनुचित बात कहने लगें, ये मुझे उचित नहीं लगता। तो अगर नहीं खुलता हूँ इसका कारण है, मैं उसको एक रेशनलाइज करके चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कई संबंध हैं जो कि ख़राब हुए और अच्छे भी हुए बाद में। भटकाव रहा? हाँ, मैं भटकाव कई तरह के पसंद करता हूँ। एक तो ये कि मुझे अब तो थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए थोड़ा नहीं, लेकिन मैं जो है ऐसे बिना कारण से भटकना बहुत पसंद करता हूँ। मुझे कोई काम नहीं है, मैं किसी गली मोहल्ले में घुस जाऊँगा, वहाँ जीवन को देखूँगा जितना देख सकता हूँ। मैं बाज़ार चला जाऊँगा, मैं जब किसी शहर जाता हूँ तो मुझे तब तक संतोष नहीं होता जब तक मैं कुछ देर वहाँ पैदल ना चल लूँ, तब तक मेरा कोई रिश्ता उससे बनता नहीं है। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि मुझे कार में घूमना पड़े तो मुझे जो है उस शहर से उस समय रिश्ता नहीं बनता। तो मैं अभी भी पैदल मतलब अब उतना नहीं चल पाता, उतना भटकना मेरे लिए संबंध नहीं, लेकिन मैं अकारण भटकाव जो है इसको मैं अपनी रचनात्मकता के लिए बहुत ज़रूरी मानता हूँ। विष्णु नागर हैं तो नास्तिक, बताते नास्तिक हैं, लेकिन 4 धाम की यात्रा कर ली। 4 धाम की यात्रा मैंने इसलिए की कि मेरी पत्नी जो है पूरी तरह आस्तिक है, और तो मैं उनकी जो आस्थाएं हैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं अगर उनको अपने तरह से नहीं बना पाया तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं तो उनकी जो आस्थाएं हैं उनका सम्मान करते हुए, क्योंकि वो मेरी भी आस्था, मैं जो सोचता हूँ उसका भी वो सम्मान करती हैं। वो कभी जो है मुझ पर दूसरा तरह का प्रेशर नहीं डालती हैं। हाँ, कभी कभी कुछ जैसे दीपावली पे जो है पूजन करना है तो मैं वो जानती है कि मैं बेमन से कर रहा हूँ। मैं कह भी देता हूँ कि मेरी कोई आस्था नहीं है लक्ष्मी जी की पूजा करने में या फला कुछ करने में, लेकिन उनको ये लगता है कि मुझे करना चाहिए तो कर देता हूँ। तो इसी तरह मैं ये और घूमना तो हर हालत में अच्छा है। जैसे इसीलिए साल में एक बार गांव ज़रूर जाते हैं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जाऊँ। और जैसा मैं ये हमारे उज्जैन में सिंहस्थ लगता है, तो मैं जीवन में 6 साल की उम्र में पहली बार गया था, और अभी 2014 या 16 में 2016 में आखिरी सिंहस्थ हुआ था, तो उसमें भी मैं गया था। और मैं फिर कहता हूँ मेरी कोई श्रद्धा नहीं, और मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लोगों में श्रद्धा है। जो साधारण लोग वहाँ आते हैं, इतने हज़ारों चेहरे आपको देखने के मिलते हैं, हज़ारों तरह के लोग मिलते हैं, उनकी बातें सुनने को मिलती हैं। और मुझे भीड़ में रहना भी, मुझे जितना एकांत पसंद है मुझे भीड़ में रहना भी उतना ही पसंद है। मुझे भीड़ से डर नहीं लगता। लोग बहुत डर रहते हैं, क्या मालूम क्या हो जाएगा देखा जाएगा। लेकिन वो भीड़ में रहना, जैसे मैं बहुत समय तक, अब कोरोना के बाद पत्नी की भी मुझे हाट जाना जो बहुत पसंद था। वहाँ तरह के लोग हैं, तरह की गंध है, तो ये सब चीज़ों में रहना मुझे बहुत पसंद है। आपने कहा लोगों में आपकी बहुत श्रद्धा है, माँ में आपकी बहुत श्रद्धा थी। माँ के लिए जितना करना चाहते थे क्या उतना कर पाए? नहीं कर पाया। ये जीवन का एक सबसे बड़ा दुख ये है कि जब मैं कुछ करने की स्थिति में था तब तक माँ रही नहीं। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दुख है कि मैं कुछ उनको सुख और आराम जो दे सकता था
वो देने में मैं असमर्थ रहा। समय ने उनको, जीवन ने उनको इतना समय नहीं दिया कि वो मेरे अच्छे समय में रह पाती। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है जो बार बार मेरी कविताओं में मेरे उसमें आती है और मैं उसको लेकर बड़ा भावुक हो जाता हूँ। तो इससे बड़ा दुख आदमी के जीवन में क्या होगा। और पोते ने आपके जीवन को बदल दिया? निश्चित हुआ। तो जो तीसरी पीढ़ी होती है, आप जो गलतियाँ जो है अपने बच्चों के पालन पोषण में के समय कर देते हैं, वो जो है वो गलतियाँ जब आप अपने पोते या नाती से, मेरे तो नाती नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो नाती नातिन जो होते हैं उनसे जब आपका एक संबंध बनता है तो आप जो है उन गलतियों को एक तरह से उसका परिमार्जन कर रहे होते हैं। और फिर दूसरा ये कि आप पर जो है उनको उनका लालन पालन करने की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदार वो लोग हैं। तो आप तो जो है उनके साथ रहकर एंजॉय ही कर सकते हैं, आनंद ही उठा सकते हैं। तो इस आनंद में अब विष्णु नागर और क्या लिखने वाले हैं पाठकों के लिए? कुछ नहीं जानता क्या लिखने वाला, कैसे में कोई योजना तो होती नहीं है इसकी। एक उपन्यास पर काम करने की सोचा था, थोड़ा बहुत मैंने मतलब क्या शायद 8-10 पेज ही लिखे होंगे, उसके बाद वो बीच में छूट गया। वो जीवन में मैं जो है कोई एक काम सिलसिले से कर नहीं पाता, कभी मन इधर भटकता है, कभी मन उधर भटकता है। और एक ख़ास तौर पर ये सोशल मीडिया है, इसने तो मुझे अच्छा भी लगता है और हैरान भी कर रखा है। तो चित्त जो है कई एक जगह अटक नहीं पाता और समय भी कम मिलता है। बहुत से सामाजिक दायित्व होते हैं वो पूरे करने होते हैं, तो इन सब चीज़ों में वो काम शायद जीवन में कभी हो नहीं पाए। एक और मेरे मन में बहुत है जो इसका साहित्य से कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बहुत समय से मेरा लगाव है इस चीज़ से, और वो ये है कि जो ये हमारी जो परिवहन व्यवस्था है इसको मैं अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ। उसके प्रति मैं एक बहुत क्रिटिकल और ह्यूमन नज़रिया रखता हूँ और मेरे कई इसमें बहुत समय से दिलचस्पी है। तो ये 1-2 चीज़ें हैं। मतलब उपन्यास तो मेरे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मुझे ये जो परिवहन व्यवस्था के बहाने एक समाज की व्यवस्था, समाज की संरचना या सरकार ने जिस तरह की नीतियों के बारे में लिखा जा सकता है वो लिखने की इच्छा है। और पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा। आप एकदम कर पाएंगे, हमारी शुभकामनाएं। आपकी शुभकामनाएं तो शायद हो जाए। संगीत पर आपसे बात नहीं हुई लेकिन मैं करना चाहता था, समय कम है हमारे पास, आप उस पर भी लिखें, परिवहन व्यवस्था पर भी लिखें। आप लगातार सृजनरत रहें, संगत में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने समय तक बातचीत की मुझ जैसे लेखक से, इस योग्य आपने समझा। बहुत धन्यवाद। राजेंद्र यादव किसी स्त्री से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे, तुम भी जानते हो, मैं भी, दुनिया जानती है। वो इतने सक्षम नहीं थे, फिर भी इल्ज़ाम। हुस्न चलता है क्या वहाँ? सौंदर्य चलता है क्या वहाँ स्त्री का? वहाँ कलम चलती है। इसलिए लिखा था कस्तूरी कुंडल बसे कि मेरे ऊपर बहुत क्वेश्चन करते थे लोग, ये नहीं, ये क्या है, ये तो सब बनावटी लिख रही हैं, ये तो ऐसा है ऐसा। मुझे सब कुछ खोलना था, कुछ भी छिपाना नहीं था। जो सवर्ण होते हैं, बड़ी जात के लड़के, उनके साथ जाने से डर लगता था। जब मैं कॉलेज में रही हूँ तो मैंने इलेक्शन लड़े हैं। हाँ, लड़कियाँ नहीं लड़ती, और लड़कों के कॉलेज तो लड़कों का था। मजबूरी होती है, कई बार झूठ बोल देना पड़ता है, जबकि मैं झूठ बोलने में बहुत डरती हूँ और बचती हूँ।